लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावली होगी बघानी बावली होगी। आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसे खाने में सिर्फ अटेंशन पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? जो सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो इतनी टैलेंटेड है कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और वो अकेली एक तरफ। फिल्म मेकर, मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। वो इतनी बड़ी मोदी भक्त है कि उसके अनुसार भारत को आज़ादी ही 2014 में मिली थी और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। अगर बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल क्वीन किसी को कहा जाए तो वो यही हीरोइन है। वो हर उस आग में घी डालती है जिसका धुआं उनके घर से होकर गुजरे और लोगों का ध्यान थोड़ा सा इन पर भी चला जाए। हम बात कर रहे हैं हमेशा उंगली टेढ़ी करके घी निकालने की शौकीन कंगना रनावत की। एक ऐसी हीरोइन जो सिर्फ 16 साल की उम्र में घर से भाग गई और फिल्म में काम देने के नाम पर एक एक्टर ने सालों तक उन्हें कैद करके उनका शोषण किया। कैसे अपनी पहली ही फिल्म में किसिंग सीन देने पर उनके माँ बाप ने उन्हें बेदखल कर दिया, क्यों उन पर काला जादू करके मर्दों को फंसाने के आरोप लगे। वह फिल्मों में इतने रियल स्टंट करती हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। वाह क्या सीन है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्यों सिर्फ फिल्मों में काम करने के लालच में यह इतनी पागल हो गई कि जानबूझकर डायरेक्टर का शिकार हुई। कैसे वो एक ड्रग एडिक्ट बन गई और एक बड़े एक्टर ने इसका इस्तेमाल करके छोड़ दिया। क्यों उसने 2 शादीशुदा मर्दों से रिश्ते बनाए और 5 बार प्यार के बाद उसने पूरे बॉलीवुड से दुश्मनी ले ली। कैसे फिल्मों में फ्लॉप होने पर उसने अपनी बयानबाजी से राजनीति का रुख किया और मोदी सरकार की चहेती बन गई। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। कंगना रनावत का जन्म 23 मार्च 1987 में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरदीप रनावत और मां का नाम आशा रनावत है। उनकी बहन रंगोली रनावत है जो उनकी मैनेजर है। कंगना ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से की और वह सिर्फ 12वीं पास है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वैसे हीरोइन बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत, और नेता बनने के लिए तो ये बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई है। बात तो सही है। वह प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती है जहां पर 3 चीजें खूब मायने रखती हैं: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। भारत के हर तीसरे माँ बाप की तरह कंगना के माँ बाप भी चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन कंगना का मन तो यहाँ अटका हुआ था। एक फैशन शो में उन्होंने भाग लिया और उन्हें फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। जब कंगना को एक एड शूट का ऑफर आया तो उसने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने दिलों में लाखों अरमानों के गुब्बारे फुलाए, परिवार से बंबई जाने की इजाजत मांगी। इतनी खुशी। लेकिन परिवार ने कहा, बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। जब कंगना को समझ में आ गया तो 16 साल की उम्र में उसने एक रात अपना घर छोड़ दिया और भागकर वह दिल्ली आ गई। हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए लेकर दिल्ली आने के बाद कंगना की हालत कौवा बिरयानी वाले विजय राज जैसी हो गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसे ना तो कोई जानता था और ना ही उसके रहने और खाने का कोई ठिकाना था। वह दिल्ली में नुक्कड़ नाटक और थिएटर में काम करने लगी। एड एजेंसियों के चक्कर भी लगाने लगी, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। वह परेशान होने लगी। वापस घर वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वह भाग कर आई थी और घर वालों के लिए 3 बातें मायने रखती थी: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि हीरोइन बनना है तो दिल्ली में कुछ नहीं रखा, माया नगरी में जाओ, और बस कंगना बंबई आ गई। लेकिन बंबई में भी अगर कोई गॉडफादर ना हो तो कलाकार वैसे ही भटकता है जैसे रेगिस्तान में मृग, जिसे पानी दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कंगना आए दिन फिल्म डायरेक्टर के घरों और ऑफिसों के चक्कर लगाने लगी, लेकिन काम नहीं मिला। एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए उन्होंने आशा चंद्रा के ड्रामा स्कूल को ज्वाइन किया और हॉस्टल में रहने लगी। 1-2 एड शूट मिल जाता तो खर्चा चल जाता था। हॉस्टल में कंगना की एक दोस्त बनी डॉली।
जिसने भलाई के नाम पर कंगना को नरक में फंसा दिया। डॉली कई बड़े एक्टर को जानती थी और उसने कंगना की मुलाकात आदित्य पंचोली से करवाई। आदित्य पंचोली ने कंगना को हीरोइन बनने का सपना दिखाया और अपने जाल में फंसा लिया। वो अलग बात है कि वो खुद कई दशकों से बेरोजगार बैठे हैं। गजब बेइज्जती है। आदित्य ने कंगना को अपने फ्लैट पर रखा और फिल्मों में काम पाने की लालच में कंगना आदित्य पंचोली के साथ लिव इन में रहने लगी। कंगना सिर्फ 17 साल की थी और अपने से कई साल बड़े आदित्य के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, सिर्फ इसलिए कि आदित्य उन्हें हीरोइन बना देगा। आदित्य कंगना को अपने साथ बड़ी बड़ी नाइट पार्टियों में ले जाने लगा और कंगना शराब पीने लगी और कई तरह के नशे करने लगी। आदित्य पंचोली ने कंगना का खूब फायदा उठाया और कई बार उनके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन कंगना हमेशा विरोध करती रही। जब तक कंगना को कुछ समझ में आता तब तक वो एक नशेड़ी लड़की बन चुकी थी। आदित्य पंचोली कंगना को अपने इशारों पर नचा रहे थे। उन्होंने कंगना को अपने ही घर में कैद कर लिया और उसे प्रताड़ित करने लगे। एक दिन एक बार में कंगना शराब पी रही थी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो अनुराग वासु की नजर उन पर पड़ी। अनुराग वासु ने कंगना से फिल्मों में काम करने के लिए पूछा और कंगना को मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। अनुराग ने कंगना को महेश भट्ट से मिलवाया, लेकिन महेश भट्ट ने कंगना को रिजेक्ट कर दिया। इधर जैसे ही आदित्य पंचोली को इसकी जानकारी लगी तो वो आधी रात को ही कंगना के घर पर पहुंच गए और कंगना को उसने खूब परेशान किया और कंगना के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन कंगना किसी तरह बंगले से निकल गई और पुलिस थाने पहुंच गई और इसके बाद उन्होंने आदित्य पंचोली पर केस कर दिया। पुलिस ने आदित्य पंचोली को दिन में तारे दिखा दिए। आगे स्वाद। और आदित्य से बचने के बाद कंगना अनुराग वासु की शरण में पहुंच गई और पता नहीं अचानक से कंगना ने कौन सा वाण चलाया कि जिस महेश भट्ट ने उन्हें रिजेक्ट किया था उसी की गोद में जाकर कंगना बैठ गई और महेश भट्ट ने कंगना को फिल्म गैंगस्टर में ले लिया। इस तरह कंगना को पहली ही फिल्म बॉलीवुड के चुंबन देवता कहे जाने वाले इमरान हाशमी के साथ मिल गई। अरे कहना क्या चाहते हो? अब फिल्म में इमरान हाशमी हो और किसिंग ना हो, ये कैसे हो सकता है, जिसका पूरा कैरियर ही किसिंग सीन पर चल रहा है। बात तो सही है। तो फिल्म गैंगस्टर में भी किसिंग सीन थे और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ किसिंग सीन दिए। जिसके लिए हूँ मैं प्यासा सा, आ तू मेरी प्यास बुझा जा रे। और कंगना के परिवार वालों ने कंगना की पहली ही फिल्म देखी तो उन्होंने कंगना को बेदखल कर दिया और कहा कि हमारा कंगना से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कंगना में ये 3 बातें नहीं थी: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अब कंगना ने महेश भट्ट को अपना गॉडफादर मान लिया और महेश भट्ट तो नई नई लड़कियों को मानो भूखे भेड़िए की तरह दबोचता है। तड़प ही ऐसी है ना। फिल्म गैंगस्टर बड़ी हिट हुई और कंगना को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया और अनुराग वासु की वह एहसानमंद हो गई। इसके बाद वो अनुराग वासु की फिल्म वो लम्हे में नजर आई। अनुराग वासु के पास कोई कहानी तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने महेश भट्ट और परवीन बॉबी की ही कहानी दिखा दी, जिसे महेश भट्ट ना जाने कितनी बार दिखा चुके हैं। महेश भट्ट कितने अच्छे इंसान हैं और परवीन बॉबी सच में पागल थी। यही फिल्म की कहानी थी और पब्लिक ने कहा। जाहिर सी बात है कि इस पकी हुई कहानी को किसी ने भी पसंद नहीं किया और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इसके बाद कंगना की और भी कई फिल्में आईं, जिनमें शाका लाका बूम बूम, लाइफ इन ए मेट्रो, धूमधाम जैसी फिल्में रहीं, लेकिन ये सब की सब फिल्में फ्लॉप हो गईं और कंगना रनावत का कैरियर शुरू होने से पहले ही ढलने लगा। कंगना को चिंता होने लगी और वो अपने ग्लैमरस और बोल्ड अवतार के दम पर अब फिल्मों में काम पाने की कोशिश करने लगी। संस्कारी, इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। तभी उन्हें प्रियंका चोपड़ा के साथ एक फिल्म मिली, फैशन, और इस फिल्म ने एक बार फिर से कंगना को सुर्खियों में ला दिया और कंगना ने फैशन का खूब जलवा दिखाया। उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिल गया और इसके बाद एक बार फिर कंगना को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। मेरा सुट पटियाला कितनों को मार डाला, हाँ पंजाब दी में कोड़ी सरदारनी। उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने फिल्म राज में काम किया, जो कि एक हॉरर फिल्म थी। काइट्स, वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई, नो प्रॉब्लम, गेम, नॉकआउट, शूट आउट एट वडाला, क्रिस 3, रिवॉल्वर रानी और रंगून जैसी बेहतरीन फिल्मों में वो नजर आई।
फिल्म रंगून में उन्होंने एक अलग ही तरह का किरदार निभाया और उनके किरदार को 40 के दशक की बॉलीवुड की पहली स्टंट वुमेन कही जाने वाली हंटर वाली के किरदार से कॉपी किया गया था। सॉरी सॉरी करते इश्क किया अंग्रेजी में। लेकिन जब यह विवाद बड़ा हुआ तो कंगना ने साफ मना कर दिया कि यह किरदार कॉपी नहीं है बल्कि ओरिजिनल है। हालांकि सच्चाई सभी जानते थे। बात कर रहे हैं। धीरे धीरे कंगना को बड़े बड़े स्टार के साथ काम मिलने लगा और वो बड़ी एक्ट्रेस बन गई। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। कंगना की अगर सबसे सफल फिल्मों की बात की जाए तो वो रही क्रिस 3, क्वीन, तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। तनु वेड्स मनु में उनके किरदार ने खूब शोहरत बटोरी और फिल्म भी इतनी बड़ी हिट हुई कि इसका दूसरा पार्ट भी आया बनो तेरा स्वागर, लागे सेक्सी बनो, जिसका नाम था तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म क्वीन में उनके काम को इतना पसंद किया गया कि यह पूरी फिल्म कंगना ने अकेले के दम पर हिट करवा ली और यहीं से कंगना के अंदर उस घमंड ने भी जगह बनाई जिसके बाद वो सबसे कहने लगी। और इसी घमंड ने उन्हें बर्बाद कर दिया। कंगना को लगने लगा कि वो अकेले के दम पर फिल्में चला सकती है और उसे हीरो की जरूरत नहीं है। और फिर कंगना ने उन फिल्मों में काम करना शुरू किया जिनमें सिर्फ उन्हें ही महत्व दिया जाए, जिनमें सिमरन, पंगा, धाकड़ और मणिकर्णिका जैसी फिल्में शामिल रहीं। ले भैया ओम तो अब बात करते हैं कंगना के अफेयर्स की। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई में काम करने के दौरान कंगना का नाम विमल बेचने वाले अजय देवगन के साथ जुड़ा। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई और दोनों एक दूसरे के साथ नजर आने लगे। अजय देवगन कंगना को अपनी हर फिल्म में लेने लगे और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। कंगना भी अजय देवगन के लिए दीवानी हो गई क्योंकि अजय देवगन एक बड़े सुपरस्टार थे और जब इसकी भनक काजोल को लगी तो उन्होंने अजय देवगन को खूब फटकार लगाई और अजय देवगन ने कंगना से दूरी बना ली। बाद में कंगना ने भी यह स्वीकार किया कि वो एक शादीशुदा सुपरस्टार के प्यार में पड़ गई थी, जो कि गलत था। फिल्म राज द मिस्ट्री के दौरान उनके हीरो थे शिखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन और फिल्म में काम करते हुए दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। अध्ययन सुमन कंगना के प्यार में पागल हो गए, लेकिन शिखर सुमन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कंगना के चक्कर में पड़े क्योंकि उनका मानना था कि कंगना दिमागी रूप से कमजोर है और वह मानसिक बीमार है। लेकिन जब उन्हें कोई बहाना नहीं मिला तो उन्होंने कंगना पर काला जादू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कंगना ने मेरे बेटे पर काला जादू कर रखा है और वह काला जादू करके मेरे बेटे को फंसा रही है। मतलब कुछ भी। बाद में अध्ययन सुमन ने भी यह बयान दिया कि कंगना ने उन्हें अपने वश में कर रखा था, मतलब उन पर काला जादू करके लोगों को फंसाने के आरोप लगने लगे। मतलब ये तो ठीक था कि फिल्म राज काले जादू की कहानी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कंगना को सच में काला जादू आता है। और कंगना रनावत को अध्ययन सुमन ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए छोड़ दिया। इसके बाद कंगना क्रिस 3 में ऋतिक रोशन के साथ नजर आई और दोनों को सच्चा वाला प्यार हो गया। कंगना के प्यार में ऋतिक ऐसे पागल हुए कि अपनी पत्नी को भी उन्होंने तलाक दे दिया। लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार भी एक मिस्ट्री बनने लगा। फिल्म बैंग बैंग में ऋतिक रोशन ने कटरीना कैफ के साथ काम किया और कटरीना के साथ ऋतिक के अफेयर की चर्चाएं बॉलीवुड में होने लगी। कंगना को जब यह पता चला तो उन्होंने ऋतिक रोशन को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऋतिक रोशन ने कंगना पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कंगना मानसिक रूप से बीमार है और कंगना का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कंगना ने भी ऋतिक पर आरोप लगाए कि वह उन्हें शादी के लिए मेल भेजते हैं। धीरे धीरे इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। मैंने सच में ही उस इंसान को बहुत प्यार किया था। और इस तरह ऋतिक रोशन का न सिर्फ उन्होंने घर तोड़ा बल्कि उनके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद उन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। इसके बाद ऋतिक रोशन ने कंगना से दोबारा पैचअप करने की भी कोशिश की, लेकिन तब कंगना ने कहा।
इसके बाद कंगना रनावत का नाम हॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर निकोलस लॉफ्टरी से भी जुड़ा। वो कई बार सिर्फ कंगना से मिलने के लिए बम्बई आते थे, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। बहुत जल्द निकोलस कंगना के रवैये से परेशान हो गए और उन्होंने कंगना से दूरी बना ली। लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोर्न या पोर्न स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो। अब बात करते हैं कंगना के उन बयानों और विवादों की जो उन्हें बॉलीवुड में सबसे अलग बनाते हैं। कंगना का पहला विवाद करण जौहर से जुड़ा, जब उन्होंने करण जौहर के ही शो पर कॉफी विद करण में उन्हें ही मूवी माफिया और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला बता दिया था। करण जौहर इस पर इतना भड़क गए कि उन्होंने कंगना को विक्टिम कार्ड वाली महिला कह दिया और कंगना को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने को भी कहा। लेकिन कंगना भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भी करण जौहर से कह दिया कि यह इंडस्ट्री तुम्हारे पापा का बनाया हुआ स्टूडियो नहीं है जो तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगी। खत्म। और इसके बाद कंगना और करण दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आलिया भट्ट की सफलता को लेकर भी कंगना ने कहा था कि वो करण जौहर की कठपुतली है, इसलिए मैं उसकी सफलता को सफलता ही नहीं मानती। इसके बाद ये विवाद काफी बढ़ गया। हालांकि हर जगह उंगली करने की आदत कंगना के लिए कई बार आफत भी बनी, लेकिन इससे कंगना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कंगना ने महेश भट्ट के साथ एक फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद कंगना पर महेश भट्ट भड़क गए और उन्होंने कंगना पर चप्पल फेंक कर मारी थी। माना यह भी गया कि कंगना को महेश भट्ट ने खूब पीटा था, जिसे पूजा भट्ट ने बचाया था। इसके बाद कंगना ने महेश भट्ट का वो कच्चा चिट्ठा खोलकर दुनिया के सामने रख दिया, जिसके बाद महेश भट्ट एकदम नंगे हो गए। अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी। महेश भट्ट पर कंगना ने कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें हफ्सी और सनकी डायरेक्टर तक बता दिया था। बाद में बॉलीवुड से कंगना का 36 का आंकड़ा होता चला गया। कंगना का सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई और कंगना ने पूरे बॉलीवुड और नेपोटिज्म को इसका जिम्मेदार ठहराया। महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान, करीना कपूर सभी को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। उनके एक बयान ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी और लाखों लोग बॉलीवुड के दुश्मन हो गए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। लोगों ने बॉलीवुड का बायकॉट करना शुरू कर दिया और वो कंगना ही थी जिसने बायकॉट की ऐसी आंधी को जन्म दिया जिसने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे दिग्गजों की भी जड़ें हिला दी थी और लगभग 1 साल तक बॉलीवुड हिट फिल्मों के लिए तरस गया। कंगना रनावत ने स्टार किड्स को लेकर भी ऐसी जंग शुरू की जिसके बाद ट्विटर पर पापा हैना का हैशटैग ट्रेंड करने लगा था और कंगना रनावत लोगों के बीच हीरो बन गई। बोल चूड़िया बोल कंगना, कंगना ना बोले तो बेहतर है। लोगों ने सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, वरुण धवन और क्या बोला तूने? सारा अली खान जैसे लोगों को खूब ट्रोल किया। इसका असर यह हुआ कि लोग स्टार किड्स को दुश्मन मानने लगे और जिसका शिकार हुई आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2, जिस पर लोगों ने इतना गुस्सा बरसाया कि उसके ट्रेलर ने दुनिया में सबसे ज्यादा डिसलाइक पाने का रिकॉर्ड बना दिया। मुझे अपने घर जाना है। और धीरे धीरे पूरे बॉलीवुड ने कंगना रनावत को ब्लैकलिस्ट कर दिया और अब कंगना बॉलीवुड से बाहर हो गई। इसके बाद कंगना ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी में फिल्में बनाना शुरू किया और साउथ की एक बड़ी एक्ट्रेस जयललिता की उन्होंने बायोपिक बनाई। आज मैं शपथ लेती हूँ कि इस सभा में सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर लौटूंगी। फिल्म में कंगना ने खूब पैसे लगाए, फिल्म भी अच्छी बनी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और कंगना को भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ। और इसके बाद उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका बनाई और इसकी एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वो खुद रही। हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हुई और कंगना बर्बाद हो गई। कंगना रनावत और तापसी पन्नू के बीच भी एक लंबा विवाद चला। कंगना ने तापसी को अपनी सस्ती कॉपी तक बता दिया था और इसके बाद दोनों के बीच खूब विवाद चला। लेकिन कंगना तो जाने ही विवादों के लिए जाती है। कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार उद्धव ठाकरे के बेटे को भी बता दिया, जिसका इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं था। उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर महाराष्ट्र में बने कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया और कहा, कैसी लगी? लेकिन कंगना भी चुप नहीं बैठी और अब कंगना को एहसास होने लगा कि असली पावर जो है वो पॉलिटिक्स में है और बस कंगना का भी पॉलिटिक्स की तरफ रुझान बढ़ने लगा। वो हर बात पर और हर मुद्दे पर भाजपा का समर्थन करने लगी। एक बार फिर से बोलेंगे, मोदी जी को जय श्री राम।
और मोदी सरकार का गुणगान करने लगी। एक समय पर वो मोदी की इतनी बड़ी प्रशंसक हो गई कि उन्होंने मोदी के कार्यकाल को ही भारत का स्वर्णिम युग बता दिया था और उन्होंने बयान दिया कि भारत को असली आज़ादी 2014 में ही मिली है। ऑफ कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया गया। वो योगी और मोदी की बढ़ चढ़ कर तारीफें करने लगी और हर कार्यक्रम में अपना जोश दिखाकर सरकार का ध्यान खींचने लगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिसके बाद भाजपा का भी ध्यान कंगना पर गया और कभी फिल्मों को 1% भी पसंद ना करने वाले योगी भी ये कहने लगे, देखूंगा मैं कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा। दिल्ली में चले पंजाब के किसान आंदोलनों को लेकर कंगना ने खूब भला बुरा कहा और किसानों की तुलना उन्होंने आतंकवादियों से तक कर दी थी। जिसके बाद पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ कंगना की खूब तू मैं हुई। हालांकि कंगना यहाँ गलत थी और उनके इस महान काम के लिए उन्हें सही प्रसाद भी मिला जब एक महिला जवान ने एयरपोर्ट पर उन्हें कसकर थप्पड़ जड़ दिया था। खत्म। उसने कहा कि जिन औरतों को कंगना रनावत ने 200 रुपए में आंदोलन करने वाली कहा था उनमें मेरी माँ भी थी। हालांकि बाद में उस महिला को सस्पेंड कर दिया गया। पुलवामा अटैक के समय कंगना का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान काफी चर्चित रहा था, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाना समाधान नहीं है बल्कि पाकिस्तान का विनाश ही इस समस्या का समाधान है। मोदी सरकार की लगातार तारीफ का फायदा यह हुआ कि कंगना को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश मंडी से लोकसभा का टिकट दे दिया और वह चुनाव लड़ी और जीत भी हासिल की और आज वह लोकसभा सांसद है। कंगना रनावत ने कई पुरस्कार प्राप्त किए जिनमें उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 5 फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इसके साथ वो 5 अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। कंगना रनावत का जीवन एक महिला के तौर पर सच में प्रेरणादायक है क्योंकि इतनी निडर और अपने इरादों पर टिकी रहते हुए गलत को गलत कहना सच में हिम्मत का काम है। आप कंगना रनावत के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। And the winner is कंगना रनावत। बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी, बनो तेरा